जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमर। सर, भारत और रशिया के बीच में जिस तरह से हमने देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन भारत आए और उनकी भारत यात्रा के बाद से हमने देखा कि अमेरिका को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा। और खासतौर से जो भारत और रशिया के बीच में रीलॉस साइन हुआ, रेसिप्रोकल जो एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट जो पैक्ट हुआ है, जो सबसे अहम इस पूरे विजिट के दौरान देखा गया, जिसके चलते अमेरिका ने कई सारे ऐसे कदम उठाए। इनफैक्ट जो उनका जो टैरिफ नेगोशिएशन के लिए उनका डेलीगेशन भी भारत आया। हालांकि वो बात अलग है कि उसमें कुछ खास हो नहीं पाया, क्योंकि भारत अब अपर हैंड में है और यूएस चाहता है कि कहीं ना कहीं भारत को वापस अपनी तरफ लेकर आया जा सके। कहीं ना कहीं यूएस कांग्रेस की तरफ से भी प्रेशर है और जो सिलिकॉन वैली है, जो अमेरिकन बिग टेक है, उनकी भी तरफ से यह है कि भारत के साथ रीसेट किया जाए। तो ऐसा के चलते जो प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट भारत में रही, उससे अमेरिका को ये लगा कि अब अमेरिका से भारत बहुत दूर जा चुका है और रशिया से पहले से ही नजदीक था और अब और ज्यादा नजदीक आ गई है। उसको दूर करने के लिए उन्होंने कई सारे ऐसे कदम उठाए। लेकिन सर, ये बात तो तय है कि अब जो भरोसा पहले जैसा था वो तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज अमेरिका ने अपनाई है और जो वेनेजुएला को लेकर भी हम देख रहे हैं कि वहां पर उन्होंने अपने डिस्ट्रॉयर वॉरशिप्स और सारी चीजें वहां पर उन्होंने सब वहां पर लगाई हुई, और रशिया भी ऑफ कोर्स वहां पर एक्टिवेट है पूरे उस रीजन में। और जिस तरह से जवाबी कार्रवाई चल रही है, उसका मकसद यही है कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन हो सके। और कहा ये जा रहा है कि भाई ये ड्रग और उस सब को लेकर, वो बात अलग है कि मेक्सिको से सबसे ज्यादा चीजें होती है, लेकिन मेक्सिको को लेकर कुछ कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिस तरह से ये सिचुएशंस डेवलप हो रही है, रशिया भी जो है यूएस को सामने से पूरी तरह से जवाब दे रहा है, कहीं भी पीछे नहीं हट रहा। और पूरे इस, अगर पूरी ओरिजिनल हम कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाते हैं रशिया यूक्रेन में, इसमें जो रशिया है पूरी तरह से क्लियर विनर नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने पीस पॉइंट्स जो तैयार किए, उससे नजर आ रहा है कि उन्होंने हार मान ली है। लेकिन सर, अब जो आगे सिचुएशन वेनेजुएला तक जारी है, चाइना भी एक्टिवेट हो रहा है, कैसे इस ओवरऑल सिचुएशन को सर देख रहे हैं? वह सबसे पहले अमर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इनवाइटेड मी वंस अगेन टू योर चैनल। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हमारे व्यूअर्स को भी बधाई देता हूँ। और आज ये जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सबके मन में, हर हिंदुस्तानी की मन में यह आ रहा होगा कि ये अंबर मैडम, बांग्लादेश जल रही है, पड़ोस है, उसको छोड़ के ये चीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये पक्का आ रहा होगा, है कि नहीं? ये मैडम को मैंने बताया डिस्कस करने के लिए, हमारा व्यूअर्स को समझना है। और मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं जो हमारे देशवासियों को बड़ी पिक्चर समझ में आना निहायत ही आवश्यक है। जियो पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है? जियो पॉलिटिक्स जो बांग्लादेश का चीज है, यहीं पे उसको मैं निपट लेता हूँ, खत्म करता हूँ। बांग्लादेश ये इतना जल्दी ये आग नहीं बुझेगा, ये जलती रहेगी। और उनका मुद्दा यह है कि हिंदुस्तान को किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके किसी भी तरह वो खींच के ले जाना चाहते हैं, कि लंबी लड़ाई के लिए। और लंबी लड़ाई, क्योंकि कोई भी देश किसी लड़ाई के मैदान में जाता है तो सोच समझ के लड़ाई के मैदान में घुसना चाहिए। बांग्लादेश एक मिलिट्री मैन होने के नाते संक्षेप में इतना कहूंगा, ऑलमोस्ट 18 to 20% जनरली फ्लडेड रहता है। नदी नाला, 54 नदी हैं जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में फ्लो करते हैं। दे फ्लो फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड डेल्टाज, एस्चुरीज। तो ये पानी का जो तेजी से बढ़ती जा रही है और कोई भी कैंपेन है बांग्लादेश एरिया में करने से पहले आपको ये सोचना है कि दुश्मन क्या चाहता है। दुश्मन ये चाहता है कि हिंदुस्तान को वहां पे अट्रैक्ट करके, ड्रॉ करके वहीं पे इस तरफ फंसा दे ताकि आप निकल ना पाओ। ये एक दलदल जमीन है जहां पे आप जाओगे, मतलब जाने के लिए चाहते भी हो या परिस्थिति ऐसा डिमांड करता है, लेकिन एक बार आप चले जाते हो, आप निकल के नहीं आ पाओगे।
आपको वो खींच लेगा, दलदल जमीन जो है खींच लेगा नीचे। सो इसलिए सोच समझ के जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ सरकार को आपकी चैनल के थ्रू इतना ही बताऊंगा कि फूक फूक के कदम रखना है। और ये ऑपरेशन सिंदूर जैसे नहीं है कि जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको हिट किया और चल दिए। ये टेररिस्ट कैंप्स तो दिखाएंगे ये लोग, लेकिन साथ ही कन्वेंशनल की तैयारी करते रहेंगे। ऐसा एक मुसीबत में डालेंगे। हमारा हिंदुस्तान का जो फोर्सेस है वो मजबूर होकर कन्वेंशनल फोर्सेस को अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। वो जाते ही बस वो फंस गया, उधर अटक जाएंगे। ये बहुत बड़ा मुश्किल ऑपरेशन होगा। ये 71 जैसे ऑपरेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान काबिल नहीं है, काबिल है। सिर्फ एक चीज से हमें थोड़ा सा डरना नहीं है, तैयार रहना चाहिए कि ये लंबी नहीं खींचनी चाहिए। उसमें जो बोलते हैं ना, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन टू स्ट्रेटेजिक रेसिप्रोकल रिस्क जो बोलते हैं, रेसिप्रोकल रिस्क में जब तक आपका एस्केलेटरी मैट्रिक्स को डोमिनेट नहीं करते हैं आप, ठीक है ना, जो लड़ाई का जो रफ्तार और जो कैपेसिटी और इंटेंसिटी की जो सीढ़ी है, इसको आप एंट्री स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट जब तक आपके फेवर आपके मुट्ठी में नहीं होता है तब तक नहीं जाना है। उसको छोटा रखना है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर वन रखा है। लंबी नहीं होना चाहिए। अगर लंबी हो गया तो हम वो यूक्रेन रशिया की तरफ फंस जाएंगे, या ये हमास या इजराइल की तरह। हालांकि इनका पैरेलल कोई नहीं है, वो अलग अलग सब चीजें हैं, मुद्दे हैं। तो इस तरफ फंसने का काफी खतरा है। और वहां से मिलना कुछ नहीं है। बांग्लादेश से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर बांग्लादेश को आप टैकल करना चाहते हैं, मैं सिर्फ हमारे सरकार को ये बताऊंगा कि आप पाकिस्तान के ऊपर फोकस करिए। इसको कौन है उसका मास्टरमाइंड? द टाइप ऑफ टेररिज्म इज फ्लोइंग फ्रॉम पाकिस्तान, आईएसआई एंड द डीप स्टेट। उनके ऊपर फोकस करिए। जब तक उस टैप को बंद नहीं करेंगे तो ये जो बाढ़ आ रही है, हमारा JNK में बाढ़ आती थी, अभी बड़े मुश्किल से बंद किया है। ये बाढ़ अभी बांग्लादेश की तरफ फैलने लगा है। ये बाढ़ को आप रोक नहीं सकते हैं। वो टैप उधर है पाकिस्तान में। इसको आप सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, और बेस्ड ऑन एविडेंस, ठोस सबूत के ऊपर। तो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। बांग्लादेश के बारे में है, मैं जानता हूं बहुत कुछ हो रहा है वहां पे। सब कोशिश, सबका उम्मीद यही होगा कि इसके ऊपर चर्चा ना करके आप क्या, ये एक फालतू टॉपिक, ये फालतू नहीं है, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट, अर्जेंट और बहुत सेंसिटिव मसला है। सेंसिटिव मसला क्या है? सेंसिटिव मसला ये है, प्यूटिन आए और गए। सब सोच रहे थे कि SU-57 का साइन होगा, S-500 का साइन होगा, और भी बहुत सारी चीजें साइन होंगे। वो कुछ हुआ ही नहीं। आम आदमी का भावनाओं में यही होता है। हार्डवेयर एक बार ये साइन होता है तो ठोस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरा एकदम कंप्लीट 100%। कुछ नहीं हुआ। क्या सरकार कुछ कर नहीं आ रहा है? क्योंकि ये सारी चीजें, इसके ऊपर बड़ा डिप्लोमेसी जो इंटरनेशनल लेवल में प्रतिक्रिया होता है। क्योंकि आपको पता चलना चाहिए, यूएस के साथ अभी तक ट्रेड हमारा डील नहीं बना है। वो भी डिमांड कर रहे हैं कि F-35 लेना है, और F-35 यहीं पे खत्म करना, कभी नहीं लेना है। अमेरिका का आर्म फोर्सेस जो एयर फोर्स है, उन्होंने F-35 को रिजेक्ट किया है। वो क्या वो बोलते हैं, 22 रैप्टर को लिया है उन्होंने। ठीक है ना? सो F-35 काफी देशों में काफी खर्चा हो रहे हैं, और इतना असरदायक नहीं निकल रहा है। बहुत महंगा है, ट्रिपल द कॉस्ट ऑफ रफाल और दोज काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट। सो बेस्ट इज वेट एंड वॉच। इंडिजिनस आत्मनिर्भर भारत। लेकिन जो जो डिफिशियंसी, जो गैप्स है, उसको फिलअप करने के लिए आप अगर 5th जनरेशन या 6th जनरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, इंडिजिनसली बनाना चाहते हैं, तो गैप्स को फुलफिल करने के लिए 4.5 जो जनरेशन एयरक्राफ्ट है, रफाल जैसे 4.5 है, इसी तरह हमें देश विदेशों से सर्वे करके लेना चाहिए। Su-57 कोई बुरा एयरक्राफ्ट नहीं है। तो इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट ये किए थे, जो रिलॉक आप बोलते हैं ना, कि एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक फैसिलिटीज। ये जो एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के साथ उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि ईस्टर्न मैरीटाइम का जो नए मैरीटाइम, ये जो लाइन हम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक, ये चाइना का कोई बेस को टच ना करते हुए। व्लादिवोस्टोक कहाँ पे है? ये मैप खोल के देखिएगा। ये नॉर्थ कोरिया के टिप में, जो कि इसके ईस्ट की तरह आपका है, ईस्ट जापान सी है, ठीक है ना, उस टिप में है। सो आमतौर पे ध्यान चला जाता है अलास्का, नहीं, वहां नहीं है। ये है उस टिप में है व्लादिवोस्टोक। और चाइना
उसके अंदर घुसपैठ करके ज़मीन जो है धीरे-धीरे खरीदने लगा है। इनके जो लीडरशिप हैं रशिया के, उनको धीरे-धीरे प्रभाव डालने लगा है। जैसे कि होता है ना कि इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, पैसे के ज़रिए से उनको इन्फ्लुएंस करने लगा है। तो उसका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा नहीं है, करीब 600,000 610,000 के आसपास है। और चाइनीज़ आपको बहुत कम मिलेंगे, टूरिस्ट आपको 1100-1200 दिखा रहे होंगे, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समहाउ अदर अदर अंदर घुस चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे जो नॉर्थ सी, आर्कटिक आर्कटिक अभी मेल्ट हो रहा है। ये आने वाले सेंचुरी में आर्कटिक का जो रूट है, जो आम तौर पे आप हिंदुस्तान के कोस्ट लाइन से 24 दिन लेते हैं समय, या जितना टाइम लेते हैं यूरोप और अमेरिका जाने के लिए, चाहे आप एशिया पैसिफिक होके जा रहे हैं या स्यूज कैनाल होके अटलांटिक होके जा रहे हो, तो ये उसका आधा टाइम यूरोप जाने के लिए आपका आधा टाइम लगेगा, फ्रॉम चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक एंड व्लादिवोस्टोक टू यूरोप, कोई भी आप जाना चाहते हैं। प्लस उसमें मिनरल्स, ऑयल, गैस, कॉपर, गोल्ड, इसको भी काफी ये करने की आपको ये मिल सके। आज के दिन में जो उनका कॉन्क्लेव या जो ग्रुप है वो 8 मेंबर कंट्रीज है, जैसे कनाडा, यूएसए, रशिया भी है, चाइना भी उसमें एक हिस्सा है, और ग्रीनलैंड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसी तरह करीब 7-8 देश है। और इंडिया का आज के दिन में कोई स्टेटस नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस भी नहीं है मेरे ख्याल से, मेंबर तो बहुत दूर की बात है। एक है बट इट इज इन रेकनिंग, तो वहां पे एक मेंबर बनना निहायत आवश्यक है। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजी चल रही है। स्ट्रेटेजी क्या है? आज के दिन में यूरोप में आपको पिछले चंद एक दिनों के अंदर मैक्रोन साहब ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाया। वो मीटिंग में उन्होंने क्या डिस्कस किया कि एक जो सिक्योरिटी चैलेंजेस आए हैं, इतना एक खतरनाक सिक्योरिटी चैलेंज आया है कि एक स्पेशल क्लोज रूम मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किए कि अगर रशिया के वाग्नर ग्रुप कारकस यानी कि वेनेजुएला में पहुंच सकते हैं, मादुरो को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, रशिया का जो उनका पार्लियामेंट को जो आप बोलते हो, क्या कहते हो, दुमा दुमा बोलते हैं ना, क्रेमलिन, सॉरी, क्रेमलिन का जो स्पोक्स पर्सन है, जो बोलते हैं कि अमेरिका को धमकी देता है कि वेनेजुएला को अटैक करने की हिम्मत ना करो, अगर करोगे ये प्रोहिबिटिव कॉस्ट होगा। ठीक है ना, उनका तो दिमित्री के जो नाम है, वो टाइम टू टाइम 3-4 बार बयान दे चुके हों। इस किस्म के बयान जब तक आपकी कैपेबिलिटी नहीं होता है तब तक कोई देता नहीं है। यूक्रेन रशिया का लड़ाई के अलावा, यानी कि ईस्टर्न यूरोप में लड़ाई के अलावा, वेनेजुएला में जाके इस तरफ एक असर्शन दिखाना, ये समझना सब कुछ हो। साथ ही क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर मैक्रोन साहब का मीटिंग खत्म ही नहीं हुआ था, बर्लिन में जो ब्रुनस्टाग है वहां पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सिक्योरिटी मीटिंग लिया गया है। अब बर्लिन का खत्म ही नहीं हुआ था, लंदन में जो MI6 है उसने डिक्लेयर कर दिया कि इस किस्म की चुनौती आ रहे हैं विश्व के सामने, जो पिछले 30 साल से ज्यादा, 30 साल से इस किस्म की चुनौती कभी उन्होंने देखा नहीं है। तो ये क्यों क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद एक दिनों के अंदर, पिछले कोई दिनों के अंदर हुआ क्या है कि रशिया की, मैं ओपन सोर्स जो डाटा लिया हूं, जो मैं शेयर करना चाह रहा हूं, और उन्होंने 3-4 चीजों को सामने लाए हैं। वो क्या क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले, चंद एक दिनों पहले रशिया का एक डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयर नेवी का एक डिस्ट्रॉयर, एक ऐसा जहाज होता है, वो जहाज अगर पानी के ऊपर तैरते हुए देखता है आपको, आप मान के चलिए इसका नेवी का जो सेंट्रल पावर है पहुंच गया है उधर। और उसी के साथ ये वेनेजुएल जो वाटर है, वेनेजुएला का जो कोस्ट लाइन है, ये करीब 2800 किलोमीटर है। और उससे चंद किलोमीटर दूर, मतलब दक्षिण की तरह एक पहाड़ी का रेंज है। वो उसको मिलिट्री लोग जो है उसको समझ लेंगे, उसको बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। पिछले कोई दिनों में, पहले तो 83 मेरे फिगर था, लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था कहीं दिखाया कि 100 से ज्यादा लोगों को मार चुके हैं। एलिजेटली ये ड्रग कार्टल्स रन करते हैं। ठीक है ना। इसी तरह जो ड्रग कार्टल रन करने वाले बोट्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, कौन? अमेरिका ने किया, ना कोई सबूत दिया है,
ना कोई डिस्कशन, ना कोई सिक्योरिटी काउंसिल में इस किस्म की ऑपरेशन करने के लिए आपको इजाज़त चाहिए। एक तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा यूएस का जो कांग्रेस है, कांग्रेस ये रैटिफ़ाई करना निहायती आवश्यक है। बिना कांग्रेस के रैटिफ़िकेशन कोई भी अमेरिका का प्रेसिडेंट का कोई पावर नहीं होता है, और अगर वो कर भी लेते हैं, इसको बाद में रैटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स हिज अनटेनेबिलिटी एज अ प्रेसिडेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप का आज के दिन में जो परिस्थिति है और उसको नाजुक बना देगा। ठीक है, और सबको, हमारे दर्शकों को सब मालूम होना चाहिए कि आज के दिन में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो अमेरिका का जो नेवल रिसोर्सेस, एक जेरल्ड एस फोर्ड है, इसको एयरक्राफ्ट कैरियर है, 5,000 के करीब नेवल सोल्जर्स होते हैं, उसके ऊपर फाइटर जेट्स खूब सारे हैं, खूब सारे उसके मिसाइल्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, एयर डिफेंस सिस्टम है, इसी तरह उसके फ्रिगेट्स पूरा फैले हुए हैं पूरा एकदम, ठीक है नहीं। सो ये कंप्लीट वेनेजुएला को उसने आइसोलेट कर दिया है। उसका जो रूट्स ऑफ सेलिंग जो होता है ना, मैरीटाइम सी लेन्स होते हैं, सारे के सारे चोक कर रखा है। ना कोई वेसल अंदर आ सकता है, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है। इसलिए आप खबर में सुने होंगे कि वेनेजुएला का जो वेसल्स हैं, 2 या 3 वेसल्स जो ऑयल टैंकर्स थे, उसको अमेरिका ने सीज करके वो खींच के ले गया है। ऐसा होता नहीं है। अगर आप अनक्लोज पढ़ेंगे, अनक्लोज होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये, और इसके मुताबिक 1982 में यूएसए इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ अनक्लोज, बट फिर भी एक सुपर पावर होने के नाते जो चीज आप दूसरे देशों के ऊपर आप इम्पोज करते हो, ये तो उम्मीद किया जाएगा ना 21st सेंचुरी में कि भाई आप कम से कम अमल करो। अगर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन आप उधर साउथ चाइना सी में इंपोज करने की कोशिश करें, ताइवान स्ट्रेट में, तो वही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो आपके पास हक क्या है, राइट क्या है इनको रोकने का? तो ये सवाल खड़े होते हैं। तो सवाल के लिए मीडिया इज टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यूएसए इज ए सुपर पावर। मतलब इतिहास कहता है कि ये रूल्स और रेगुलेशंस को कभी कदर नहीं किया है। तो इसीलिए ये जो चीजें हो रहे हैं, जो रशियन जो डिस्ट्रॉयर दिखे गए हैं वेनेजुएलन वाटर पिछले 5-7 दिन के अंदर, और दूसरी बात क्या है, ऐसा फ्रिगेट्स और ऐसा रशिया के जहाज दिखे गए हैं वहां पे, उन जहाजों में एक मिसाइल होता है, वो मिसाइल का नाम है जिरकॉन मिसाइल। ये जिरकॉन एक हाइपोसोनिक मिसाइल है। आम अनुमान पे 400, 450, 500 किलोमीटर का रेंज होता है, लेकिन इसको सेमी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी दिया जा सकता है। सेमी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी देने से क्या होता है, ये बैलिस्टिक प्लस क्रूज मिसाइल का जो हैसियत होते हैं, इन दोनों को अख्तियार करके ये 1,000 से 2,000 किलोमीटर का रेंज ये कवर कर सकता है। ये मिसाइल तब डेवलप किया गया था, किस लिए किया गया था? बाय रशिया। उन्होंने इसको डेवलप इसलिए किए थे ताकि अमेरिका का जो नेवी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको कैसा वो उसको ओवरवेल्म कर सकता है, हरा सकता है, उसको नाकारा कर सकता है। एक ही मुद्दा था इस मिसाइल का, यूएसए का जो एयर डिफेंस, नेवल एयर डिफेंस है, उसको नाकारा करना। वो मिसाइल अगर वो वेनेजुएला वाटर्स या कैरिबियन में आ जाते हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं किस किस्म की एक चुनौती हो सकती। उससे बड़ी और बात है, मैं बताना चाहता हूँ, वो मीडिया अभी कोई बात नहीं कर रहे, मैं 3 महीने पहले से बोलते आ रहा हूँ, जब मैं टीवी में बैठ के डिस्कशन करते हैं। वेनेजुएला कोस्ट लाइन में ओर्शनिक एक मिसाइल है, बाय द वे। ये जो आपको बताया मैंने जिरकॉन मिसाइल, ये 10 मैक स्पीड, 1 मैक इज 343 मीटर्स पर सेकेंड साउंड का स्पीड होता है। 10 मैक स्पीड पे अगर आप कन्वर्ट करेंगे, ये होता है करीब 10,734 किलोमीटर पर आवर। 9 to 10 मैक ये स्पीड पे जाती है। कोई भी रडार सिस्टम दुनिया में नहीं है जो उसको डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 1,000 से 5,500 किलोमीटर का रेंज, उसको है ओशनिक, आपको जिरकॉन। और ओशनिक एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, 1,000 to 5,500 किलोमीटर का रेंज है, और उसका देखिए उसका स्पीड है, इट इज बिटवीन 10 to 11 मैक, और स्पीड क्या है, 12,300 किलोमीटर। Intermediate range ballistic missile characterized by the speed of 10 Mach, more than 10 Mach, 12,300 किलोमीटर। आप बैलिस्टिक के जरिए से, ये जो वॉरहेड है, वॉरहेड के अंदर क्रूज कैपेबिलिटी है, लेकिन जो प्रोजेक्टाइल उसको जो प्रोपेल करता है वो है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक ऐसे
लूप बनाता है, जाएगा आउटर एटमॉस्फेयर, फिर जाएगा अंदर, री एंट्री करेगा, फिर जाके टारगेट को हिट करेगा। ये लंबा रूट और बैलिस्टिक होने के नाते ये क्या होता है, उसको इंटरसेप्ट करने में बहुत आसानी होता है। लेकिन ये स्पीड इतना तेज है, इसको भी कोई रडार पिकअप नहीं कर सकता। प्लस जो मिसाइल सिस्टम है, ये मिसाइल सिस्टम क्रूज कैपेबिलिटी है। ये भी रिपोर्ट आया है कि ये वेनेजुएलन कोस्ट लाइन में ऑलरेडी डिप्लॉयड है। प्लस आप सबको मालूम है कि लैटिन अमेरिका का जो डोमिनेंस पहले अमेरिका का डोमिनेंस के नीचे था, आज के दिन में ये चाइना के नीचे चला गया है, बिकॉज चाइना बिलीव्स इन प्रैक्टिसेस इन विनिंग वॉर्स विदाउट फाइटिंग वॉर। वो कैसे जीत रहा है? फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। बीआरआई के जरिए से जगह जगह उसका रोड, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, आपका ब्रिजेस, ठीक है नहीं, आपका नेवल पोर्ट्स, मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये सब पैसा फेंकते जा रहा है। प्लस इट हैज स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन द लाइवलीहुड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्कूल्स, एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह। लेकिन ध्यान उसका कहाँ पे है? उसका है ऑयल। और कहाँ पे है? उसका ध्यान है रेयर अर्थ एलिमेंट। कंप्लीट लैटिन अमेरिका में ऑयल, गैस, रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है नहीं, और आपका अलग अलग किस्म के मेटल्स मिलते हैं जो कि बाकी दुनिया में इतने नहीं। चाहे कोबाल्ट की बात करिए, कॉपर की बात करिए, आप कोई भी एंटोनिम या आप कोई भी नाम लेते हैं, दे आर ऑल अवेलेबल हियर इन लैटिन अमेरिका। ये पूरा डोमिनेट करके 97% के करीब करीब डोमिनेंस ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट इज दैट ऑफ चाइना इन द वर्ल्ड टुडे। अमेरिका कहीं नहीं है। सो इसी के साथ हो क्या रहा है? ये हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है, हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका का जो पिछले 200 साल से जो उनका कैरिबियन या वेनेजुएलन जो वाटर है, उसको कैरिबियन सी या कैरिबियन वाटर बोलते हैं, उसको बोलते थे कैरिबियन लेक, उसको लेक मानता था वो। आज उस लेक में स्ट्रेटेजिक राइवलरी शुरू हो चुकी है। कब ये बम फूटेगा, कब एक्सचेंज ऑफ फायर होगा, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये चीज क्यों? रशिया किस लिए, रशिया को ये क्या चीज है जो मजबूर किया है इस किस्म की? एक यूक्रेन का लड़ाई खत्म नहीं हुआ, ठीक है नहीं, वो सीरिया में पहले थे। सीरिया का जो भी कुछ हुआ है, वो असर को, असद असर का जो सपोर्ट किया था, he withstood all challenges, he continued to remain the president 2011 से लेके 2015-16 until he was actually thrown out last year only। ये रशिया की मदद से, ईरान की मदद से, चाइना की मदद से वो था वहां पे। वहां से तो हट गए क्योंकि यूक्रेन रिक्वायर्ड इट्स अटेंशन। लेकिन इतना दूर जाके वेनेजुएला में टारगेट करना क्या है? व्हाट इज द मेन इशू विच हैज कंपेल्ड? रशिया का काबिलियत है, रशिया का बहुत काबिलियत है, हमने पढ़ा नहीं है ठीक तरह। काबिलियत ये है कि 2014 से लेके 2022 तक, जब 24 अप्रैल को उन्होंने इन्वेड किया यूक्रेन को, उनके ऊपर 2600 के करीब करीब सैंक्शन इंपोज हो गए थे। और उस डेट से लेके अभी तक आप मान के चलिए करीब 25,000 के आसपास, करीब करीब 25,000 सैंक्शन और इंपोज हो गया। ये सैंक्शन के बावजूद भी रशिया का इकोनॉमी आज के दिन में 4.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। ये आप कंपेयर करते हैं यूरोपियन देशों के, जर्मनी का -1.1 रेट ऑफ ग्रोथ है। बाकी बड़े मुश्किल से 0.5, मुश्किल से 1 तक पहुंच नहीं पा रहे, 0.9, 1 के नीचे ही चल रहा है, या 1.5 मैक्सिमम, ठीक है ना। ये अमेरिका का बड़ा पुश कम्स टू शव, अभी कितना 2.5 या 2 मुश्किल से हुआ है। ये भी चल रहा था उनका रिसेशन। जर्मनी इज द ओनली कंट्री विच इज ऑफिशियली अनाउंस कि भाई उनका रिसेशन चल रहा है। एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रशिया को अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये वो कंट्री है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारे चुनौती के बावजूद इसका डिफेंस इंडस्ट्री कैपेबिलिटी वाज 2 to 4 times more than that of the allied forces। आज के दिन में इसका डिफेंस इंडस्ट्री कैपेबिलिटी 5 to 8 times जितना वेस्टर्न अलायंसेस मिलके एक महीने में या एक दिन में जितने मिसाइल या जितने आप आर्टिलरी शेल्स, जितने बम्स निकाल सकते हैं, उससे 5 to 8 टाइम्स ज्यादा है। मैं मोटा मोटा आपको कंपैरेटिव ये बता रहा हूं, कोई स्पेसिफिक नहीं दे रहा हूं, ताकि आम हमारे जो व्यूअर्स है वो समझ सकते हैं। तो ऐसा हालत में क्या रशिया सुपर पावर स्टेटस का ये कर रहा है? सुपर पावर करे या ना करे, ये उसको कुछ है जो उसको प्रिक किया है। और क्या है कुछ?
आप अगर अपना ध्यान ले लेते हैं 1990, आपको पता होगा कि 1991 को यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था। नाटो जब फॉर्म हुआ था 1949 में, 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, और ये 1991 को, उससे पहले डेट का कौन सा डेट है, 9 फरवरी 1990, यूएसए का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जेम्स बेकर, ये जाके मिखाइल गोर्बाचेव के साथ वन ऑन वन उनका डायलॉग, ये आप गूगल करेंगे मिल जाएगा आपको, व्हाइट पेपर जो है उसके ऊपर जो बातचीत चली थी। गोर्बाचेव ही वॉज नॉट रेडी, ये जो बर्लिन वॉल को तोड़ के मर्ज करना ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी को, ये सिंबोलिज्म नहीं है। वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी था प्रो सोवियत यूनियन, और वेस्ट जर्मनी था प्रो वेस्टर्न अलायंसेस। इन दोनों को मर्ज करने का एक चीज ये था कि कोई थ्रेट, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद कोई थ्रेट जो लीगेसी उसका रशिया के ऊपर नहीं रहेगा। तो उन्होंने ये आश्वासन दिए थे, एश्योरेंस दिया था कि नॉट एन इंच ऑफ द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ नाटो विल एक्सपैंड टू द ईस्ट ऑफ ईस्ट बर्लिन। सिर्फ ईस्ट बर्लिन नहीं, उन्होंने और भी क्वालिफाई किया था कि कंप्लीट ईस्टर्न यूरोप का जो बाउंड्री है उसके पूर्व की तरह नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उस डेट से आप देखिए, ये मैं 90 की बात कर रहा हूँ, 91 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तब 16 हो गए थे, 12 मेंबर से लेके 16। माइंड यू, ये भी ध्यान रखिएगा, नाटो जो फॉर्म हुआ था ये 1949 के आसपास फॉर्म हुआ था। उसके बाद एज ए रेस्पॉन्स सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट बनाया था 1956 के आसपास, 8 देशों को लेके, इस्टोनिया, लिथुआनिया, इस किस्म की जो देश है, लैटविया, आपका पोलैंड भी था उसमें, चेकोस्लोवाकिया था, देन हंगरी भी, ये सारे जो है ना मेंबर्स उसके साथ जुड़े हुए थे। इसको वार्सो पैक्ट के जो कंट्रीज, एक आधा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ माफी चाहता हूँ, अभी इतना मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन 8 से 10 करीब देश थे। ये डिसॉल्व हुए, 1991 को डिसॉल्व कर दिया गया। अगर उसको डिसॉल्व किया, नाटो को क्यों नहीं डिसॉल्व किया, सवाल आता है। तो ये अगर डिसॉल्व नहीं किया तो उन्होंने गारंटी दी है, जेम्स बेकर ने मिखाइल गोर्बाचेव को बताया कि आप चिंता मत करो, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, अमेरिका एश्योरेंस दे रही है कि ये इट विल नॉट एक्सपेंड टू द ईस्ट। और देखिए क्या हुआ फिर 1999 को, नाटो ने क्या किया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी, ये तीनों देशों को नाटो के नीचे ले आए। रशिया का क्या रेस्पॉन्स था, रशिया ने प्रोटेस्ट किया। आमतौर पे डिप्लोमेसी डायलॉग में एक अनुमान पीस टाइम का जो रेस्पॉन्स होता है उसको प्रोटेस्ट करते हैं इस किस्म की। उसके बाद 2004 को जो बाल्टिक स्टेट्स आपको मैंने बताया, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये जो है वो नॉर्थ सी के साउथ की तरफ जो होता है, ऊपर मेरे ख्याल से हेलसिंकी, हेलसिंकी से फिर ऊपर नीचे आता है ये वाला, ये जोड़िए। ये जब जोड़ने के बाद रशिया ने क्या किया, रशिया इट एक्चुअली वेंट बैलिस्टिक, इट बिकम वेरी वेरी सीरियस। और सो इसके साथ ये क्या हुआ था, 2008 को क्या हुआ, जॉर्जिया और यूक्रेन, नेटो ने एक प्रोमulgation किया कि हियर आफ्टर नेटो का पॉलिसी चेंज होता है, उसको बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी में जो देश चाहता है वो आके वेलकम। अब टाइम टू टाइम प्यूटिन जो है, रशिया टाइम टू टाइम ऑब्जेक्ट करते आया है, और इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्शन काफी बढ़ती गई। और ये जो 2008 को ये हुआ, ये सुपर बैलिस्टिक हो गया रशिया पूरा, एकदम गुस्से से पूरा एकदम। प्यूटिन ने जगह जगह स्टेटमेंट दिया है। तब मेरे ख्याल से जॉर्ज बुश थे प्रेसिडेंट, उनको सामने बोल दिया कि यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइन, यूक्रेन का नाम मत लीजिए। तो इसके बाद यूक्रेन के अंदर आप सबको पता है ऐसा एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने शुरू किया। यूक्रेन के आसपास तो देश हैं, पोलैंड हो गया आपका, ये जो देशों का नाम बताया मैंने, वहां पे मिसाइल की डिप्लॉयमेंट, वहां पे एयरफील्ड्स बनाना, और ब्लैक सी में सी ऑफ एजोव, ब्लैक सी, ओडेसा, यहाँ पे यूके का पोर्ट्स बनाना, खर्चा करना, उनको जहाज आ जाना। तो कोई भी एक सुपर पावर का जब डिसइंटीग्रेट होता है, रशिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, आज भी इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, नहीं इट इज द लार्जेस्ट, लैंड मास के मुताबिक अगर देखेंगे द लार्जेस्ट कंट्री। पॉपुलेशन कम है, 14-15 करोड़ है, बिल्कुल सर। लेकिन इट इज द लार्जेस्ट, इट इज गॉट सो मेनी टाइम जोन्स। यूएसए का तो 4 टाइम जोन है, इसके 4 से ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट व्लादिवोस्टोक से लेके मॉस्को तक अगर आप देखेंगे, ये करीब 8,000 सम किलोमीटर है, 8,009, करीब करीब 9,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सो ये आप अंदाज लगा सकते हैं।
ऐसा देश को अगर आप छेड़ाखानी करोगे तो उसके पास कोई मजबूरन, और अब देखिए यूक्रेन की लड़ाई, कभी बोलते हैं पीस करेंगे, कभी बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी चाहिए, कभी बोलते हैं सीज फायर का करो, इसको ना करके वो फिर अगला दिन बोलते हैं कि आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दो, इसको किसको, यूक्रेन को, कि ठोको उनको जितना मार सकता है मारना है, ठीक है नहीं। सो ये जो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, जो इनकंसिस्टेंसी, अलस कमा के सर एक रशिया बार, का तो कह रहे हैं, रशिया को तो अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने हैं, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, और उसको ऑलमोस्ट अचीव भी कर चुका है, लेकिन अमेरिका हार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एग्जैक्टली, मैं यहाँ से यही था यही इसी समझ में पॉइंट आता है। पे, अच्छा हुआ ये पॉइंट आपने बताया। सबसे बड़ी बात है, कोई भी सुपर पावर होता है, उसका जो आसपास के इलाका को डोमिनेंस के नीचे अगर नहीं रख सकते हैं तो वो सुपर पावर नहीं कहा जा सकता है। रशिया यहाँ पे, ये रशिया की जो बोलते हैं ना कि ये डिफीट नहीं है यूक्रेन में, मैं कहूंगा कि रशिया जो आके इधर अपना फुटप्रिंट दिखाने लगा है, ये उसकी सक्सेस स्टोरी को बताता है। ये आने वाले समय में एक नई पिक्चर को दिखा रहा है। और क्या पिक्चर है? एक पिक्चर ऑफ एनसर्कलमेंट। तो कैसे एनसर्कलमेंट हो रहा है? एक हो गया आपका बैकयार्ड ऑफ अमेरिका, दूसरा क्या है जो अभी तक हमने चर्चा नहीं की है, वो है अफ्रीका। अफ्रीका का एक समय में फ्रांस का डोमिनेंस हुआ करता था, अमेरिका का इतना नहीं है फुटप्रिंट, वो वहां से विड्रॉ कर लिए हैं, इक्का दुक्का है जी। बीच में, साहेल कॉरिडोर, नाइजीरिया शाइजीरिया जैसे जगह में, चाड या ऐसा कोई जगह में, लेकिन फ्रांस का ज्यादातर फुटप्रिंट है। वो जो फ्रांस के जो फुटप्रिंट पहले था, अभी अफ्रीका की इंडिजिनस पॉपुलेशन एक रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया है फ्रांस के खिलाफ। वो बोलता है आप धकेल के निकल जाओ। रशिया के जो वॉगनर ग्रुप वहां पे काम करता था, वो अभी जिंदाबाद, अगर इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे वो इलेक्ट हो जाएंगे, इतने पॉपुलर है, ठीक है नहीं। सो वहां पे उसका जो प्रभाव और जो डोमिनेंस है रशिया की बढ़ गई है। प्लस प्रभाव और डोमिनेंस जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, भारत के साथ जो रीलॉक साइन हुआ है, जो नॉर्थ सी यानी कि आर्कटिक की तरफ आने वाले समय में ये एक किस्म का स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट हो रहा है। और साथ ही आप ये भी देखिए, रशिया नॉर्थ कोरिया में अपना सबमरीन बेस की ढूंढ रहा है, बातचीत चल रही है। और मेरे अभी ताजा खबर के मुताबिक ऑलरेडी हो चुका है, शायद साइन होने जा रहा है। और साथ में जी। ईरान, ईरान का जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, ये बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, रशिया के साथ हो चुका है या होने जा रहा है। और साथ ही सीरिया, सीरिया आज के दिन में एयर डिफेंस का जो प्रोटेक्शन है, ये रशिया ऑलरेडी उनको आश्वासन या एश्योरेंस दे चुका है। इस किस्म की जो बढ़ोतरी, ये जो मिलिट्री माइट है और जियोपॉलिटिक्स की जो चर्न हो रहा है, टर्न अराउंड हो रहा है, आप ये देखिए, चाइना तो है ही है, चाइना का कोई तजुर्बा नहीं है लड़ाई का, लेकिन जो सवाल आपने उठाया था, मैं आपको बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं कि इसी के साथ ये जो टोटल स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट हो रहा है अमेरिका के बैकयार्ड और अफ्रीका और आर्कटिक, इससे पूरा जो नेटो फोर्सेस हैं आज के दिन में तितर बितर हो गया है ना। नेटो फोर्सेस का क्या है, बस मैं चंद एक मिनट के अंदर ये खत्म कर दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, नेटो वो नहीं रहा जो 1949 में था या कोल्ड वॉर 1.0 में था। आज के दिन में नेटो के 32 कंट्री है, 32 कंट्री का आपस में जो समझौता, जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि नाटो में आप देखेंगे कुछ कंट्रीज वो बिलोंग करते हैं फ्रंटलाइन ईस्टर्न स्टेट, यूरोप के जो फ्रंटलाइन ईस्टर्न स्टेट, उनका जो सोच विचार है, ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और डिफेंस, मतलब रशिया के खिलाफ डिफेंसिव मैकेनिज्म को बरकरार और बढ़ोतरी देने के लिए ये सोच विचार है। और पीछे की तरफ देखेंगे, यानी कि वेस्टर्न यूरोप की तरफ, इनकी सोच विचार क्या है? साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टैरिफ, टूरिफ, ये जो चीजें होते रहते हैं, ऑयल गैस, लाइवलीहुड, दे आर बेसिकली इन द कंफर्ट जोन। दूसरी बात क्या है, नेटो का ये जो आर्टिकल 5 की वजह से नहीं बोलूंगा मैं, इनका जो नेटो का जो अलायंस बना हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, कौन? अमेरिका। जब इस किस्म की एक एक नेट थॉट प्रोसेस आ जाता है, कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, तो उनको मालूम है कुछ होगा तो अमेरिका आएंगे हेल्प के लिए। तो एज ए रिजल्ट 1945 से लेके अभी तक इनका एक कंप्लेसेंसी सेट हो गया है। डिफेंस जिस लेवल का तैयारी होना चाहिए हो नहीं पाया है। अभी डोनाल्ड ट्रंप पीछे पड़ के उनका जो रेट ऑफ उनका जो डिफेंस बजट है, पहले तो 2 से 5%। 0.5%, 1%, इसी रेट पे, अभी 1% to 2% हो गया है। 2035 तक इसको पीछे पड़े हैं कि इसको आप 5% करो, नहीं तो आप मेरे से जो भी हथियार लेते हो अमेरिका से, वो खरीद के लेना, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा।
ये नहीं कि अमेरिकन ट्रूप्स नहीं है, अमेरिकन मिसाइल्स नहीं है, आज के दिन में है, लेकिन ये यूरोप अभी ये हलचल मची हुई है। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखेंगे कि अमेरिका का बैक क्वार्टर में रशिया अगर मौजूद होके अमेरिका को चुनौती दे सकता है, तो ये तो यूरोप को हिला देगा कभी भी। समझ में आया ना? बिल्कुल तो सर, आप इससे बहुत सारे एक्सपर्ट यही काफी समय से कह रहे थे कि रशिया जो है वो यूक्रेन पर थमने वाला नहीं है, ये आगे जाएगा यूरोप। और यूरोप पे अगर सिर्फ फ्रांस की भी देखे, फ्रांस ने एक हॉस्पिटल बनाया था अराउंड 50,000 बेड वाला, वो उसके लिए, और उनको पेरिस की एडवाइजरी भी बात। जारी की थी। जी। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, तो बात उससे सही कह रहे हैं। तैयारी तो सर समझ में आता है। सो इसमें हो क्या रहा है आपको समझना पड़ेगा कि ये इसका फुटप्रिंट, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस रशिया का धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ठीक ही नहीं, और सो मच सो इसको जो आप इग्नोर कर रहे थे कोई ग्रुप में, क्योंकि अमेरिका जब भी बात करता है, चाइना का इकोनॉमी $20 ट्रिलियन, अमेरिका का हम्म। कितना है $30 ट्रिलियन, आपस में डिपेंडेंसी इतना बढ़िया, अमेरिका का डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर, वो धमकी दे नहीं सकता है, चाइना अमेरिका की बात नहीं सुन रही है। तो इसीलिए इंडिया को सिंगल आउट करके 50% पेनल्टी और 25% पेनल्टी और 25% जो है आपका रेसिप्रोकल, उसको क्या बोलते हैं, टैरिफ, ये भारत। जोड़ रखा है। तो इसका सिर्फ एक संकेत जाता है कि ये 21st सेंचुरी में आइसोलेशन, मार्जिनलाइजेशन या कोई सैंक्शन इम्पोज करके या रेजिम चेंज का धमकी दे के आप विश्व को चला नहीं सकते हैं। रशिया ये कह रहा है कि 21st सेंचुरी है, मल्टीपोलैरिटी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। और रशिया किन चीजों का फायदा ले रहा है, जिन जिन देशों के ऊपर ये सैंक्शन इम्पोज करते जा रहा है अमेरिका और आइसोलेट कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं देशों को साथ में लेके रशिया उसको अलायंसेस बना, मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है। मिसाल के ईरान। तौर पे आप ईरान लीजिए, ईरान का एनर्जी एक्सपर्टीज है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा नहीं ना भी हो, लेकिन वन ऑफ द कंट्रीज विच प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटम ऑफ ऑयल ईरान। एंड गैस। इसी तरह आप अगर आप लेते हैं, रशिया के पास, खुद रशिया के पास टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी डोमिनेंस है, चाइना के पास फिनेंस एंड ट्रेडिंग है, ईरान के पास एनर्जी एक्सपर्टीज है। तो ये सारे चीजों को अगर आप जोड़ देते हैं, वेनेजुएला के पास क्या है, वन ऑफ द, नहीं देखिए, रशिया इज नोन फॉर गैस, वेनेजुएला इज द लार्जेस्ट होल्डर, पोजेसर ऑफ ऑयल। और वहां से कहा जाता है, क्यूबा में, हवाना से रिफाइन होके कहा जाता है, चाइना में। ये देखिए कैसे कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेडनेस है। और चीपेस्ट, अगर मार्केट में मान लीजिए आपका $X पेमेंट हो रहा है आज के दिन में, मेरे ख्याल से जितना भी $60 है, वो रशिया का ऑयल को कैप कर रखे, इंटरनेशनल ऑयल रेट को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ रेट फिक्स हुआ है। आप मान के चलिए, मतलब एक्सट्रीम डिस्काउंट्स दिया जा रहा है बाय वेनेजुएला टू क्यूबा, क्यूबा में रिफाइन होके कहाँ जा रहा है, वो चाइना में जा रहा है। आप देखिए सप्लाई चेन का जो कनेक्टिविटी, और कैसे अलायंसेस फॉर्म कर रहे हैं। ये जिन जिन के ऊपर सैंक्शन, क्यूबा के ऊपर आज सैंक्शन है, ईरान के ऊपर सैंक्शन है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन है, ठीक है ना, रशिया के ऊपर तो आपको बता दिया 27,000 के करीब के सैंक्शन। जो जो देशों के ऊपर सैंक्शन करते जा रहे हैं, ये देशों को साथ में लेके ये ग्रुप्स और अलायंसेस बनाते जा रहे हैं। तो इसी के साथ में ये कहना चाह, और यहां भी बोल देना चाहता हूं, रशिया, चाइना और ईरान, ये तीनों देश को अगर मिला लेंगे, पूरा विश्व का, पूरा कंप्लीट प्लैनेट का जो ऑयल रिजर्वर है, ये 50% से ज्यादा ऑयल इनके पास है। और ये 50% ऑयल का जो ट्रांजैक्शन है, ये डॉलर में शुरू नहीं, ये नॉन डॉलर करेंसी में स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ये सबसे बड़े खतरनाक ये है डी डॉलराइजेशन जिसकी बात करते हैं। अब तो ये सर ब्रिक्स ने वो भी यूनिट भी अपना लॉन्च कर दिया है जो। यही इशू है, ब्रिक वाला इशू। तो इट इज जस्ट हाईलाइटिंग वन इशू, दैट it is speaking of bankruptcy of American foreign policy, and therefore sanction, isolation, regime change threat, they will have no answer। अगले 90 दिन के अंदर अगर कोई एक्शन लिया नहीं जाता है टू ब्रिंग अबाउट पीस एंड हार्मनी, एंड अगर अमेरिका अपना स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स चेंज नहीं करता है वेनेजुएला का खिलाफ, अगर इसी तरफ, अगर जैसे वो बुली की तरह काम करते हैं, धमकी दे रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, सैंक्शन इंपोज करते जा रहे हैं, रेजिम चेंज की धमकी दे रहे हैं, इसका नतीजा बहुत ही महंगा पड़ेगा अमेरिका के लिए। मैं यहीं पे इसको खत्म करना चाहता हूं, और साथ ही ये भी एक हाईलाइट जाते जाते ये कहना चाहता हूं कि ये सारे चीजों को देखने वाला कौन है। चाइना चुपचाप बहुत दूर से बैठ के देख रहा है कि जिरकॉन मिसाइल
का जो टेस्टिंग ग्राउंड है, किस किस्म का, किस सफलता के साथ वो दुश्मन की हवाई जहाज, दुश्मन की एयर डिफेंस, दुश्मन की जहाजों को कैसे बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ये जिरकॉन मिसाइल का ही एप्लीकेशन या हुबहू मिलता जुलता जो उसके पास वारंट है, ये ताइवान स्ट्रेट में वो इस्तेमाल करने जा रहा है टू रीयूनिफाई ताइवान बाय 2027 और अर्लियर। इसी के साथ मैं अपना खत्म करता हूं। अगर आपकी तरफ से कोई सवाल जवाब है, आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपने सिर्फ बिल्कुल ये शेयर करना चाह रहा था अपने व्यूअर्स के साथ, क्योंकि ये जो पिक्चर है, हम पीछे पड़े हैं अमेरिका अमेरिका या चाइना अमेरिका या हिंदुस्तान अमेरिका, ये बड़ी पिक्चर है कि इमर्ज हो रहा है। ना यूरोप रहेगा जो स्थिति में आज के दिन में है, ना अमेरिका रहेगा, ना लैटिन अमेरिका अपना ये के साथ रहेंगे। रशिया का जो डोमिनेंस है, ये मैं बताना चाह रहा था। अभी नई जो ग्लोबल ऑर्डर अभी चेंज होते जा रहा है, 90 दिन क्या मैं कह रहा हूं, अगले 30-40 दिन के अंदर हो सकता है कि पूरा टेबल जो है उलट पुलट हो जाए और विश्व का ऑल द डायनामिक्स में टर्न इन फेवर ऑफ रशिया इफ थिंग्स do not change, because Russia has been pricked at a wrong place time and again, despite telling America कि भाई ये गलत कर रहे हो, आप रेड लाइन को पार कर रहे हो, इसको क्रॉस मत करो, अगर क्रॉस करोगे आपके ऊपर नुकसान होगा, वार्निंग देने के बावजूद भी नहीं हुआ है। ये सारे कार्रवाई जो है, एक्शन, ये मजबूरी के साथ मेरे विचार के मुताबिक रशिया ने किया है, और रशिया will not spare America anytime soon. It will fight till the end. And fight till the end is the destruction of America if they don't wake up. Thank you so much. Thank you so much, sir, for joining our show and sharing your valuable inputs on the subject. Namaskar, Jai Thank you. Hind, Jai Bharat. I hope it was of some use. अगर कोई कमी वैसे रह Yes, गया sir, हो, it was incredible, and I'm sure the viewers gonna like it and love it. so मेरा हिंदी कमजोर है, कुछ अगर कमी वैसी है बेटा, आप उसको थोड़ा संभाल लेना। बाकी हमारे Sir, it व्यूअर्स, was perfect. Thank you so much.